अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन उम्मीद करते हैं कि ये दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आएगा। जब मैं ये बात कहती हूं तो अक्सर लोगों को लगता है ये कोई रस्मी सा जुमला है, जैसे आप किसी को मिलते हैं तो आप कहते हैं खुश रहिए, जीते रहिए। ये रस्मी बात नहीं है। आपकी ज़िंदगी में वही कुछ होगा जो आप एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप अच्छे की तवक्को करेंगे तभी तो अच्छाई आपके सामने आएगी। लेकिन अगर आपने सोच ही लिया कि कुछ चीज़ों का कोई हल नहीं निकल सकता या कोई होपलेस मैटर है, तब उसमें से कुछ अच्छी बात निकलना ये नियरली इम्पॉसिबल है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम नए तब्दीली की बात करते हैं, नई गवर्नमेंट्स आती हैं, पंजाब में हमने देखा कि एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड था, स्पेशली जब पीटीआई ने पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म की तो लोगों ने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब इतने प्रोमिनेंट और इतने ताकतवर एक तरह से इम्पैक्टफुल चीफ मिनिस्टर थे कि उनके शूज़ को फिल करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल होगा। तो मुझे कि कभी ना कभी आप इस तरह की तवक्को करके या बात करके आप ऑलरेडी अगले बंदे को फेलियर के लिए सेटअप कर रहे हैं। और यही वजह है हम देखते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब के साथ ना उस तरह की मीडिया सपोर्ट है ना बाकी चीज़ें मौजूद हैं। अब ये एक बड़ा अहम सवाल है कि मीडिया का भी हमारी जहन साजी में क्या किरदार हो सकता है। हाल ही में आपने देखा कि औरत मार्च से रिलेटेड हम एक फॉल्ट लाइन हमने डिस्कवर की, यानी ख़वातीन का असल किरदार हमारे माशरे में क्या होना चाहिए। और जब हम ख़वातीन के हुकूक की बात करते हैं तो लोगों के जहन में क्या आता है, क्या इसमें भी हम बटे हुए हैं? और क्यों ना हो, क्योंकि हम एक 22 करोड़ की आबादी का मुल्क हैं। यहाँ पे कोई एक ख़ास खाका नहीं है पाकिस्तानी खातून का। पाकिस्तानी खातून वो भी है जो बतौर CEO या बतौर प्रोफेशनल एक कॉर्पोरेट ऑफिस में किसी बड़े शहर में काम करती है, और पाकिस्तानी खातून वो भी है जो देही इलाकों में कोसों मील जाती है अपना पानी का घड़ा लेकर, क्योंकि उसको अपने घर वालों की बेसिक ज़रूरत यानी पानी की ज़रूरत के लिए इतना पैदल चलना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों की हकीकतों में, इनकी रियलिटीज़ में, इनके हुकूक और फ़राइज़ में, इनकी लाइफस्टाइल और एम्बिशंस में बहुत फ़र्क है। लेकिन हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि अगर ख़वातीन को माशरे में एक बेहतर मकाम देना है तो उसके लिए बतौर रियासत क्या कुछ करना चाहिए। अब हम देख रहे हैं, जो मैं ये पर्टिकुलर आपसे औरत मार्च की बात कर रही हूँ, कि वहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स और ज़िंदगी के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए, मर्द हज़रात भी इसमें शामिल थे। कुछ प्लैकार्ड्स मीडिया की अटेंशन का ज़रिया बने, जिसमें लोगों ने कहा कि भाई ये क्या बात हुई, और असल जो मसाइल हैं ख़वातीन के उससे तवज्जो हटाकर ये बड़े ही ट्रिवियल मामलात पे अटेंशन लेके जाई जा रही है। और फिर एक मसले शुरू हो गए। हम ऑनलाइन देखते हैं, लोग कह रहे हैं कि जी औरत मार्च के बाद अब मर्द मार्च होना चाहिए, मर्द हज़रात को भी मौका मिलना चाहिए कि वो अपना मौक़िफ़ आगे रख सकें। सवाल ये पैदा होता है, जो मुझे सबसे ज़्यादा इंट्रीग किया, कि जो सोशल मीडिया है वो जो चीज़ें उठाता है उसमें हमारा एक बायस का फ़िल्टर ज़रूर है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि औरत मार्च में एक तो इट वाज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेशन फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन। तो वो आए, अपना उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट का हक, इसका हक इस्तेमाल किया, ये एक बहुत अच्छी बात थी। लेकिन हमने ये भी देखा कि जिन चीज़ों पे हमारी नज़र गई, क्या वो हमारी अपनी सोच की अक्कासी भी करती है या नहीं। आप अक्सर देखेंगे कि जो कॉन्ट्रोवर्शियल प्लैकार्ड्स थे उनके बारे में ज़्यादा बात की गई, यानी उसमें जिस तरह के मैसेजेस थे कि जी तुम्हारा मोज़ा कहाँ है, मुझे क्या पता, अपना खाना खुद गर्म कर लो। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बहुत ही ट्रिवियल और बहुत ही छोटी हैं। क्या आपको पता है, आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू, हम कल इसको दोबारा प्रोग्राम में उठाएंगे और इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। कई ऐसे प्लैकार्ड्स भी थे जिसमें बहुत अच्छी बातें थीं, लेकिन वो शायद सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन हमें कहीं नज़र नहीं आए। क्या आपको पता है कि इसी मार्च में ख़वातीन ने वो प्लैकार्ड्स भी उठाए हुए थे जिसमें उन्होंने ये बात की कि उनका रोल मॉडल या उनके लिए जो मशअले राह हैं वो हज़रत बीबी खतीजा हैं, या वो हज़रत बीबी फ़ातिमा जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। ये प्लैकार्ड्स भी इसी मार्च में इसी मंजर आम पे हमारे सामने आए, लेकिन उस पर कभी बात नहीं हुई। तो ऐसा लगता है कि हम, जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक दीवार है, साफ़ सुथरी दीवार है, लेकिन कोने में कोई धब्बा लगा हुआ है, तो हमारी तवज्जो उस धब्बे की तरफ जाती है और हम पूरी की पूरी दीवार को अनदेखा कर देते हैं। ये मामला मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर केस में भी हुआ। अब ज़रा दूसरे मामलात की तरफ देख लेते हैं। एक और इशू जो हमारे सामने आया कल, जी सिंध असम्बली में काफ़ी गर्मा गर्मी थी, और इसके बारे में हम एक्शन का रिएक्शन में भी बात करेंगे कि विफाक और सूबाई हुकूमतों का एक तरह से हमें फ़र्क नज़र आया।
सबसे बड़ी बात कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला बहुत ज़ोरों शोर से उठाया गया, जिसमें बात ये की जा रही थी कि शहबाज शरीफ साहब को पहले तो बहुत इस पे मेरे ख्याल में जिरा हुई कि उनको इसका हेड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और फिर उसके बाद जिस तरह के इनके अपने मामलात अदालतों में आगे बढ़े तो कहा यह गया कि अब इनका मॉरल हाई ग्राउंड नहीं रहता टू चेयर दिस कमेटी। यही मामला हमने देखा कि जब इख्तिलाफ का जो हिज़्ब इख्तिलाफ का ये मौक़िफ़ था कि नहीं जी शहबाज शरीफ साहब से ये चेयरमैनशिप वापस नहीं लेनी चाहिए, मामला जब अब सिंध असेंबली के तनासुर में हम देखते हैं, वहाँ पे PTI मुद्दई थी। उन्होंने कहा कि जी ये मामला हमारे सपोर्ट में क्यों नहीं उठाया जा रहा, और हमारी वही डिमांड है जो अपोजिशन विफाक में डिमांड करती है। दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अगर हम टॉप स्टोरीज़ की बात करें तो जी हमेशा पाकिस्तान के हवाले से तो ये कहा जाता था कि अगर हालात में थोड़ी कशमकश है, थोड़ी आपको इस बात का ख़तरा है कि खुदा न खासा कोई अटैक हो जाए, तो हमें आदत सी पड़ गई थी कि पिछले 20 सालों में जो फॉरेन ट्रैवलर्स पाकिस्तान आना चाहते हैं उनके लिए ट्रैवल एडवाइजरीज निकाली जाती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि मोदी सरकार को एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है इस पूरे मिस एडवेंचर की, जो पुलवाना अटैक और उसके बाद उनकी सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक का हुआ। आपको बताते चले कि अमेरिका की तरफ से इंडिया ट्रैवल करने वालों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी नशर कर दी गई है, जिसमें अमेरिकी रियासत अपने शहरियों से ये कहती है कि खुसूसन जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने ट्रैवल नहीं करना। ये पहली दफ़ा है कि इंतहा पसंदी टेररिज्म जाहिर करते हुए लोगों को भारत जाने से रोका जा रहा है। मेरे ख्याल में ये वो लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए भारत रियासत के लिए जब वो होश के नाखुन लें। लेकिन दुनिया को भी अब वो जैसे हम कहते हैं कि हक बात को बावर कराना मुश्किल नहीं है। अफ़गानिस्तान में होने वाला मामला, जिस तरह के वहाँ पे पाकिस्तानियों का कत्ल किया गया, और फिर इंडिया के ख़िलाफ़ ये ट्रैवल एडवाइजरी इस बात की निशानदेही करती है कि जो हम पे बिरा सरोपा का इल्ज़ाम थोपा गया था कि शायद पाकिस्तान दहशतगर्दी का, इंतहा पसंदी का गढ़ है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह चीज़ें अनरोल हो रही हैं लोगों के सामने आ रहा है कि हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा मामला है जो रंग, नस्ल, रियासत, LOC नहीं देखता। ये अनासर हर मुल्क, हर कौम, हर माशरे में पाए जाते हैं, लेकिन उसको कैसे हल किया जाए ये बहुत अहम है। अमरीकी रियासत ने इस ट्रैवल एडवाइजरी में ये भी कहा है कि इंडिया बहुत सारे इल्ज़ामात पाकिस्तान की तरफ डालता रहा, वो असल में भारत के अपने अंदरूनी मसाइल हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे ख्याल में प्रोमिनेंट बात की गई वो इंडिया का अनफॉर्चुनेट परसेप्शन एज अ रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। यानी किस तरह वहाँ पर ख़वातीन को हरासा किया जाता है, ख़वातीन अपने आप को कितना गैर महफूज समझती हैं। टूरिस्ट ख़वातीन को या वहाँ पर ट्रैवल करने वाले लोगों को ये एडवाइजरी भी दी गई। आई थिंक कि एक बहुत बड़ा तमाचा है सेक्युलर इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया के लिए, और उनको होश के नाखून लेने चाहिए। बहुत हो गया कि अपने इल्ज़ामात दूसरों पे थोपे कि जी जो कुछ ख़राब है इंडिया में वो शायद पाकिस्तान की वजह से है। अपने गिरेबान में झांक लेने का वक्त आ गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद वापस आएंगे और दूसरे मामलों पे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। यकीनन आपसे बराह रास्त यहाँ तो गुफ्तगू होती ही रहती है, इसके अलावा ट्विटर और सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ होते हैं। फेसबुक पे आपके रिस्पॉन्सेस का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों ने ये भी गिला किया है कि काफ़ी अरसे से मैंने खुद अपडेट नहीं की है और अपने प्रोग्राम्स और डिस्कशंस को शेयर नहीं किया है। इंशाल्लाह आई विल गेट राउंड टू दैट टुडे। लेकिन इसके अलावा आप आज न्यूज़ का जो यूट्यूब पे चैनल है उस पर प्ले लिस्ट आज पाकिस्तान में हमारे लेटेस्ट एपिसोड्स देख सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो काम पे जाते हैं और सुबह के इस पहर बहुत मसरूफ़ होते हैं, वो शाम में या अपनी मर्ज़ी से जब चाहें हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। अब जी ज़रा बढ़ते हैं टॉप न्यूज़ की तरफ, देखते हैं व्हाट आर द टॉप स्टोरीज़। इसमें कोई आपकी मतलब की खबर है कि ऐसी चीज़ जो आपके दिन को बेहतर बना दे। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। जो सेकुलर निज़ाम है बहुत सीरियसली चैलेंज हो चुका है और मज़ीद होता जाएगा। तो दिस इज़ प्लेइंग विद फायर फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। यानी मैं पाकिस्तान के वसातत से बात नहीं कर रहा हूँ, उनके अपने इंटरेस्ट के।
जी जनाब, आपकी सपोर्ट किसके साथ है ये हमें ज़रूर बताइए, मुझे बल्कि ट्विटर पे बताइए कि आर यू सपोर्टिंग पेशावर ज़ल्मी या फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स आपकी फेवरेट टीम है। वैसे आपको बताती चलूँ क्योंकि मेरा घर इस वेन्यू से बहुत करीब है, तो लिटरली बॉल बाय बॉल एक्शन जो हम कहते हैं ना, वो मेरे घर से सुना जा सकता है एंड देयर इज सो मच एक्साइटमेंट अराउंड इट। लेकिन दूसरी खबरों में जिस तरह आज हमने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि इस तरह के मामलात, इस तरह के खेल, रवाबित, कॉरिडोर्स लोगों के लिए खुशियों का सामान ज़्यादा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पड़ोसी ममालिक में हम देखते हैं कि रविश बदल चुकी है। उनका जो एक पीसफुल, डाइवर्स, टॉलरेंट इमेज था वो बुरी तरह मुतासर हुआ है और ये लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए भारत में रहने वाले हर शख्स के लिए। यही कहना था सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का भी, और हम समझते हैं कि वाकई मोदी सरकार के सामने और खुसूसन जो भी अब वहाँ पे सरकार बनाएगा, अगर तो उनको वो सपोर्ट नहीं मिलती एंड इट्स अ हंग्ड पार्लियामेंट, इट विल बिकम मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट कि अब इस जो आपने एक दफ़ा बिगाड़ पैदा कर दी है उसको दोबारा सही करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए लोग वहाँ पे सर जोड़ कर भी बैठे हैं, रवाबित की भी बात की जा रही है, लेकिन फॉल्ट लाइन इस वक्त मेरे ख्याल में बुरी तरह उकसाई जा चुकी है। आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के मामलात के साथ होने के अलावा इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिएशन टीम की तश्कील दी है जो कि मीडिएट करेगी बिटवीन दो फरीकैन हैं इस वक्त, दोनों ही कम्युनिटीज़, मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी, अयोध्या और बाबरी मस्जिद के मामले पे भी तनी हुई है। वो समझते हैं कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी अब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आ पा रही। और इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो आपको बताते चलें, इसमें 3 लोगों की मीडिएशन टीम बनाई गई है, जिसमें बड़ी एक अचंभे की बात यह है कि 2 लोग उसमें से साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं जिनको हिंदी आती नहीं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अयोध्या में बैठ के या बाबरी मस्जिद के जो फरीकैन हैं उनके साथ ये मीडिएट कैसे करेंगे। ये एक और मामला है जो इस फॉल्ट लाइन को ट्रिगर करेगा। इलेक्शन से पहले ये मामलात लोगों के सामने आ रहे हैं। लेकिन जी बहरहाल हम बढ़ते हैं थोड़ी सी कुछ पॉजिटिविटी की तरफ। आपको आज मुलाकात करवाते हैं कि ये जो सुपर चार्ज माहौल है पाकिस्तान में PSL की वजह से, इंडिया में इलेक्शंस की वजह से, बॉर्डर में कशीदगी की वजह से, इसके अलावा एनर्जी के कुछ पॉजिटिव रुख भी हो सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं वसीम अशरफ से, जो कि एक इनोवेटर हैं। इन्होंने एक सुपर कैपेसिटर इन्वेंट किया है जो कि बहुत ही कम टाइम में बैटरी को रिचार्ज कर देता है, यानी सिर्फ 16 सेकेंड लगते हैं और कार की बैटरी रिचार्ज हो सकती है। जब एक इनोवेटर चीज़ों से खेलता है, कोई नई चीज़ की इजाद करता है, तो शायद उसके जहन में वो तमाम उसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से हमने आज सोचा कि वसीम से बिल्कुल शुरुआत से बात की जाए कि उनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशंस, ये एक हादसा थी या इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी? तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो इस इनोवेशन के लिए। आपसे पूछना चाहेंगे कि ये शुरुआत कैसे हुई, यानी आप अब पाकिस्तान में मुकीम नहीं हैं, लेकिन क्या आपको ये आंसर, ये इंटरेस्ट पाकिस्तान से ही डेवलप हो गया था या आपने बाहर जाके अपने जो टैलेंट्स हैं उसको एक्सप्लोर किया? ये एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। मैंने अपना प्रोफेशनल करियर एक डिफरेंट ट्रैक से अडॉप्ट किया। मैं एक हॉबीइस्ट से एमेच्योर और एमेच्योर से प्रोफेशनल बना जी। और 15 साल की उम्र में मुझे पहला ब्रेक थ्रू मिला जब मैंने नेशनल साइंस अवार्ड जीता, और उसके बाद से आई नेवर स्टॉप्ड। बहुत सी चीज़ें इनोवेट की, इनोवेशन करता चला गया। एक वक्त आया कि मैं इनमें अच्छा, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जब वो इनोवेशंस का जिक्र करते हैं या अपने इर्द गिर्द साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट शाहकार देखते हैं, उनको लगता है एवरीथिंग दैट दे कुड थिंक ऑफ हैज़ ऑलरेडी बीन इन्वेंटेड। आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो सुपर कैपेसिटर आपने इन्वेंट किया, उसको पेटेंट किया है, अब तक आपके पास लोगों ने आपको किस तरह का रिस्पॉन्स दिया? कौन से लोग इसकी तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा आ रही है, और अब आगे के आपके इसके हवाले से क्या प्लान्स हैं? अब चूँकि बैग निकले थे जो कि केमिकल ना हो, उसके लिए हमने सुपर कैपेसिटर्स का इंतखाब किया। सुपर कैपेसिटर्स के कुछ इनहेरिटेड फवायद हैं जो कि उसके अपने बिहेवियर्स हैं। उसमें सबसे बड़ा बिहेवियर ये था कि वो बड़ी तेज़ी से चार्ज हो जाता है और वो उसको आप चार्ज कर सकते हैं, बड़ी तेज़ी से उनको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। ये सारे सुपर कैपेसिटर के थे, मगर सुपर कैपेसिटर के साथ बैटरी बनाना इटसेल्फ एक चैलेंज था। वो बैलेंस करना उनको एक मुश्किल काम है, उनके अंदर चार्ज को रिटेन करना लंबे अरसे तक एक मुश्किल काम था।
उनका जो वोल्टेज कर्व है उसको मैनेज करना एक मुश्किल काम था। फिर उनकी एनर्जी डेंसिटी बड़ी कम है, उसको मैनेज करना एक मुश्किल काम था। तो ये सारे जब हमने चीज़ें डेवलप की तो जो सुपर कैपेसिटर के अपने फ़वायद थे वो हमारे एक एडेड फीचर के तौर पर हमें मिल गए। और हमारी इस बैटरी की जो मेन खुसूसियात हैं वो उसमें सबसे बड़ी ये है कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, 45 साल इसकी लाइफ है। 10 लाख दफ़ा आप इसको चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बड़ी तेज़ी से इसको चार्ज कर सकते हैं, इसको 30 सेकंड के अंदर अंदर आप चार्ज कर सकते हैं, इसको तेज़ी से डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो इसको चार्ज करने में बिजली बिल्कुल ज़ाया नहीं होती। तो ये इसके मेन बड़े फ़वायद हैं जो कि हमें एडिशनल मिले और ये ट्रेंड का हिस्सा भी है। अच्छा वसीम, ये भी बताइएगा कि इसको बनाने में लागत कितनी आती है, या इज़ इट अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग? क्योंकि जो फौरी तौर पे मेरे जहन में आ रहा है कि दिस कैन हैव अ ग्रेट एप्लीकेशन पाकिस्तान भर में, क्योंकि यहाँ हम वैसे भी एनर्जी डेफिशिएंसी की बात हैं, लोगों ने UPS ये वो मुख्तलिफ तरीके से वो अपने आप को एनर्जी एफिशिएंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इसका हाउस होल्ड में भी कोई एप्लीकेशन बनती है? अभी तक आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है? जब शुरू में हमने ये डेवलप किया था तो एक जुमला तो मुझे अज़बर ज़ुबानी याद हो गया। जब हम ये दुनिया को बताते थे कि हमने इस किस्म की बैटरी बना दी है तो अक्सर लोगों के मुंह से ये जुमला बेसाख्ता निकल जाया करता था, टू गुड टू बी ट्रू। बट वक्त ने ये साबित किया कि हमने इसके सारे दुनिया भर की लेबॉर्ट्रियों से टेस्ट करवाए और ऑफ कोर्स पैटर्न के भी टेस्ट हुए। और उसके बाद जब ये पैटर्न मुझे अवार्ड हो गया और उसके बाद जब हमने इसकी टेस्टिंग्स की और इसके प्रैक्टिकल लाइफ में टेस्टिंग शुरू की तो हर चीज़ जो है वो साबित हो गई। और जो है मार्केट में ये एक फ्यूचर है। आप सोचें कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में एक बैटरी हो जो चंद सेकंड में चार्ज हो जाए तो ये बहुत बड़ी तो लोगों के जो बहाने होते हैं अक्सर हम काम में जो अक्सर देख रहे होते हैं कि जी वो बैटरी बंद हो गई थी, वैसे ही हम कहते हैं वर्क लाइफ इंटीग्रेशन ख़राब हो गई है, 24/7 लोग अपने मोबाइल से चिपके रहते हैं। थोड़ी सी गनीमत ये होती थी कि जनाब बैटरी ख़त्म हो गई तो सुकून आता था, अब आपने वो भी ले ली हमसे। लेकिन आखिरी सवाल ये ज़रूर करना चाहूँगी कि अब आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? इस वक्त आपकी टीम्स, आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के किन किन शहरों में काम कर रही है, एंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर? जी बिल्कुल, हमने जो है इसके ऊपर 1 साल से हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में इसको इस्तेमाल किया, टेस्ट सेल्स भी की जिसके अंदर हमने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इनको टेस्ट किया, UPS के कमर्शियल और इंडस्ट्रियल UPS में इनको टेस्ट किया, फिर हमने हेल्थ इंडस्ट्री में इनको टेस्ट किया और गाड़ियों के अंदर जो हमारी क्रैंकिंग बैटरी है उसके अंदर भी हमारी न सिर्फ टेस्टिंग हुई है बल्कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी जल्दी ये मार्केट में आम आदमी के लिए भी दस्तयाब हों। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसी साल के मिड तक यानी जून तक ये मार्केट में आम दस्तयाब होगी और आम आदमी की। चला, थैंक यू सो मच वसीम फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। वी वांटेड टू इनकरेज यू एंड ऑफ कोर्स ये एक ऐसी इनोवेशन है, अच्छी खबर है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। अब जी बढ़ते एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आएंगे और आपको मिलवाएंगे नौजवानों से जिनका अज़्म था कि अपने तरीके से वो आपको कहानियाँ सुनाएं। लेकिन अक्सर हम समझते हैं कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो फिल्म मेकर्स होते हैं, वो वसाइल की कमी का जिक्र करते हैं। इनके पास ये वसाइल कैसे जमा हुए और इन्होंने इसका स्मार्ट सोल्यूशन क्या निकाला, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे थे ये हाइलाइट्स थी जी मोजो फिल्म्स की तरफ से। मोजो इज़ अ कंप्लीट इनिशिएटिव, ये एक मूवमेंट का नाम है और ये वो तमाम लोग जो फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर अपनी ये जो मेमोरीज़ होती हैं उनको अच्छे तरीके से कैप्चर करके अपने पास रखना चाहते हैं। आई एम वन ऑफ दोज। आप मुझे किसी भी तकरीब में देखेंगे, चाहे वो हमारे घर की कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई शादी हो, आई एम ऑलवेज द वन विद अ मोबाइल फ़ोन। और तभी मैं देखती हूँ अक्सर कि ऐसे किसी भी इवेंट में मेरी अपनी तस्वीरें कम होती हैं, मेरे बहन भाइयों की और बाकी लोगों की तस्वीरें ज़्यादा होती है क्योंकि आई एम द डेजिग्नेटेड फोटोग्राफर। कहने का मकसद ये था कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि फ़िल्म मेकिंग या इस तरह की प्रोफेशनल अच्छी पिक्चर्स, वीडियोस को इकट्ठा करना ये बड़ा महंगा शौक़ है। इसके लिए आपको या तो DSLR चाहिए, एक क्रू चाहिए और लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मोबाइल डिवाइस जो आपके पास है ये हमारी ज़िंदगियों में बाकायदा इनकलाब लेके आई है। इसकी वजह से फ़ोटोग्राफी का शौक़ लोगों का दोबारा सामने आया, रिकॉर्डिंग, ऑडियो
रिकॉर्डिंग्स लोग कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा रेडियो भी रिवाइव हुआ था तो इसी डिवाइस की वजह से। और आज आपको बताते चलें कि मोजो का ये एम है कि बाकायदा जो फिल्म मेकिंग है, या इवन इफ़ यू वांट टू वर्क एज अ जर्नलिस्ट और आपके पास बहुत लंबा चौड़ा क्रू ना भी हो, तब भी आप अपनी पसंद की ऑर्गेनिक इंडिजिनस स्टोरीज़ को सही तरीके से, इम्पैक्टफुल तरीके से कैप्चर कर सकें। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अयाज खान एंड वकास शाहिद, यू आर द को-फाउंडर। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज एंड वकास फॉर बीइंग हियर। अयाज, आई नो दैट यू हैव अ IT बैकग्राउंड, यानी आप तो प्योर IT डिजिटल, फिर इस क्रिएटिविटी की दुनिया में आप कैसे आए और हाउ डिड यू कनेक्ट द डॉट्स टुगेदर कि भाई ये दिस इज़ गुड इनफ, इसको किसी भी DSLR से आप कंपेयर कर सकते हैं? बेसिकली होता ये था कि चैनल्स पे हम लोग TV पे न्यूज़ वगैरह देखते थे, तो होता ये था कि कुछ मखसूस टाइप की न्यूज़ ही या कुछ मखसूस एरियाज़ की न्यूज़ ही या बहुत लिमिटेड न्यूज़ हमें देखने को मिलती थी। जबकि होता ये था कि जब हम बाहर निकलते थे अपने घरों से या अपने ऑफिस से, तो जगह जगह हमें ऐसी स्टोरीज़, ऐसी न्यूज़ होती है जो हाईलाइट नहीं होती, जिनके लिए पूरा प्रॉपर कैमरा क्रू की ज़रूरत होती है। तो मेरे एक डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार एक कॉन्सेप्ट है मोजो, इसके ऊपर वर्कआउट करो। पहले उन्होंने मुझे मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह कुछ दिखाई एंड देन उन्होंने कहा कि इसके ऊपर वर्कआउट करो। तो मैं 6 महीने तक मैंने कहा यार ये मोजो, ये कोई शायद मेरा ख्याल है कोई डिवाइस है। तो मैंने मोजो को नहीं स्टडी किया, बट उसकी वजह से मैंने एक कंप्लीट उसके अतराफ को पूरा जो कंप्लीट डोमेन था, एक इकोसिस्टम बना दिया। तो मैंने आपको बताते चलें कि अयाज ने ही हैज़ ट्रेन सो मेनी जर्नलिस्ट, यानी ये प्रोफेशनल टेलीविज़न इदारों के साथ काम करते हैं, उनके जो रिपोर्टर्स हैं उनको इन्होंने ट्रेन किया कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस मोबाइल की ज़रूरत है। आपको बताते चलें कि हम जब इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते हैं, मैं खुद जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में गई, या फिर जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली होती है, दुनिया भर के रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट वहाँ पर पहुँचते हैं एंड दे डोंट ब्रिंग बड़े बड़े कोई कैमराज लाद के नहीं आते, उनको एक छोटी सी डिवाइस दे दी जाती है एंड दे कैप्चर द होल थिंग। लेकिन बिकॉज व्हाट आर द, अगर कोई इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहा है एंड दे वांट टू मेक द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक स्मार्टफोन तो उनके पास है, इसके अलावा उनको बेसिक चीज़ें क्या क्या चाहिए होंगी? देखें, इसमें हमारा ये कहना है कि अगर आपके पास स्मार्टफोन भी नहीं है ना, तो आप हमारे पास आएँ। अच्छा, हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको बताएंगे। अब ये वो टाइम है जिसमें कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि अब मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, मैं कुछ बन नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम यही है। हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ से, अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ फिल्मिंग पढ़ा रही है, बट होता ये है कि 100 बच्चे अगर फिल्मिंग पढ़ रहे हैं और या मास मीडिया स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं, वो जब वो फील्ड में आते हैं तो उनको या तो वो जॉब नहीं मिलती है, या उनके पास ऐसा इक्विपमेंट नहीं होता कि वो अपनी जो चीज़ चाह रहे होते हैं बनाना, वो उसमें ना इक्विपमेंट होता है, ना इवन के बजट तक नहीं होता उनके पास। तो हम ये कहते हैं कि कई स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में जब अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि जी हमने मीडिया स्टडीज़ में जाना है, तो अचानक पेरेंट्स सोचते हैं कि यार ये कैमरा, लाइट, ये तो चलो सेमेस्टर की फीस है, इसके अलावा ये से बहुत मांगेगा, बट नाउ दैट इज नॉट द। पाकिस्तान में हम जो फिल्म का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम मो फिल्म्स की तरफ भी आए, मोजो पाकिस्तान के बाद देन मो फिल्म्स की तरफ है। हमारा कॉन्सेप्ट ही यही था कि एक बच्चा जिसके पास ये तमाम बैरियर्स हैं, जिसकी वजह से वो ना अपनी वो बजट की वजह से, ना इक्विपमेंट की वजह से अपनी जो क्रिएटिविटी है वो नहीं दिखा सक रहा दुनिया को, ठीक है ना, वो काम नहीं कर सक रहा जो उसने लर्निंग की है यूनिवर्सिटी में, तो वो फिर क्या करता है कि वो कुछ और काम करने पे लग जाता है। अच्छा, मैं आपको सबसे ज़्यादा जो मुझे इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लगती है, पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है जी, सिटीजन जर्नलिज्म। यानी अगर आप किसी इदारे से मुंसलिक नहीं भी हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द ऐसी कहानियाँ हैं जिनको आप उजागर करना चाहते हैं, शायद वो सोशल इनजस्टिस है या कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग कम्युनिटी हीरो है जिसके बारे में आप समझते हैं यार इन जैसे लोगों को टेलीविजन पे आना चाहिए, तो मोजो इज़ योर प्लेस। मैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, आई वुड रियली इनकरेज कि आप फेसबुक पे मोजो पाकिस्तान के पेज पे जाएं, गेट इन टच विद अयाज एंड वकास, दिल ट्रेन यू, दिल लेट यू नो। पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से जिनकी कहानियाँ हम नहीं सुन पाते, वहाँ के स्टूडेंट्स को, वहाँ के फिल्म मेकर्स को हम इनकरेज करना चाहेंगे। गेट इन टच विद देम, कम वसाइल में भी आपकी खूबसूरत और इम्पैक्टफुल कहानियाँ हम तक पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज एंड वकास फॉर बीइंग हियर। कीप अप द ब्रिलियंट वर्क। मोजो पाकिस्तान इज देयर फेसबुक पेज, और अब इन्होंने फुल फ्लेजेड एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है विच इज़ इंटायरली शॉट ऑन मोबाइल फ़ोन, और आप देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। द बिग डिस्कशन, द बिग क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑन एयर। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान।
एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, टाइम फॉर द बिग क्वेश्चन, द बिग डिस्कशन। हम हमेशा ऐसे मौज़ूआत आपके सामने रखते हैं जो आपकी और हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रहे हैं और यकीनन हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। इनमें से कई चीज़ों के ऐसे एंगल्स भी होते हैं जो शायद हमें फ़ौरी तौर पर नज़र नहीं आते या उनके बारे में हम सोचते नहीं हैं, लेकिन अब सोचने का वक्त आ गया है। आप हमें ज़रूर SMS कीजिए, कॉल कीजिए, हमारे नंबर्स आपके सामने हैं। इसके अलावा ट्विटर पे @सिद्रा भी आप मुझे अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। 2 रोज़ कबल एक मंजर आम पे एक वीडियो आती है जो तकरीबन वायरल हो चुकी है और उसमें दिखाया जाता है कि एक कपल साहिल समंदर पे मौजूद है जहाँ पे उसको पुलिस ने हरासा किया। ये एक ऐसे मनाजिर थे हमारी स्क्रीन्स पे हमारे जिस तरह भी हमें मिले अगर व्हाट्सएप के थ्रू, जो हमारे दिलों को दहला देते हैं, क्योंकि हम जब भी पुलिस का जिक्र करते हैं या किसी भी माशरे में इनका जो मकाम है वो लोगों को, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का है। अगर हमें भी कोई भी मुश्किल हो, कोई हमें हरासा करे या हम किसी डकैती, किसी और के किसी इस तरह की सिचुएशन में पड़ें, तो दे आर द वंस हु शुड बी रेस्क्यूइंग अस, जिनके पास आप अपनी कंप्लेन लेके जाएं। लेकिन ये मनाज़र देख के मामला बिल्कुल उलट ही नज़र आता है। एक खौफ, एक ऐसा जबर जिसकी वजह से शायद हम इनको देखने से कतराएं, इनके पास अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेके जाने से कतराएं, और ये मेरे ख्याल में ऑलरेडी जो पुलिस का एक इमेज है उसको मज़ीद धचका दे रहा है। सबसे पहले आपको इसके हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये विजुअल्स दिखाते हैं और उसके बाद अपने पैनल से बात करेंगे। ये सब लाइट चल रहा है। ये कोई जराइम पेशा ग्रुप के लोग नहीं बल्कि मियाँ बीवी हैं। हकीकी जिंदगी के साथी साहिल समंदर पर आना उनका जुर्म ठहरा। हाथ लगा लेडीज को, हाथ लगाइए तू भाई, तू छोड़ दे, लाइट चल रहा है। अबे भाई मियाँ बीवी खड़े हैं, आके पैसे मांग रहे हैं, मुँह दिखा रहे हैं। पुलिस ने उनसे रिश्वत मांगी, इल्जामात लगाए, मुगल्लेजात बकी और जब बस न चला तो तशद्दुद का निशाना बना डाला। करीब खड़े शहरी पुलिस को तो न रोक सके लेकिन वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि मर्द चिल्लाता रहा, ये मेरी बीवी है, लेकिन पुलिस एहलकारों ने एक न सुनी। इल्जामात लगाते रहे, निकाहनामा मांगते रहे और खातून से दस्तदराजी करते रहे। SP क्लिफ्टन सोहाय अजीज का कहना है कि एहलकार अहमद खान की ड्यूटी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर थी, जबकि ASI जुल्फ़िकार सिक्योरिटी 2 में तैनात था और दोनों अपनी ड्यूटी छोड़कर साहिल समंदर पर लोगों को तंग कर रहे थे। SP क्लिफ्टन सोहाय अजीज का कहना है कि वाक़े में मुलव्विस एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया है। सारा मामला आपके सामने है। पता नहीं कब हमारी पुलिस मॉरल पुलिसिंग पे चली जाती है। ठीक है, मोरालिटी के हमने स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करना है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ये इनकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ का हिस्सा है। कब और कैसे हमारे माशरे में यह तब्दीली आई कि कोई भी खड़ा हुआ शख्स किसी कपल को साथ जाते हुए, बेशक वो एक बाइक पे हों, साथ हों, उनसे निकाह नामे की डिमांड कर सकता है। ये किस तरह का एक तहजीब को, इस रविश को हम फ़रोग़ दे रहे हैं। और फिर सारे लोग ही जानते हैं कि अगर आपके पास निकाहनामा ना भी हो, ये भत्ताखोरी का एक बहुत ही आसान तरीका बन गया है। इस रविश को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं बतौर माशरा, किस तरह हमें इस पर रिएक्ट करना चाहिए, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें याद पड़ता है कुछ अर्से बात है कि जी एक मॉर्निंग शो में भी हमने देखा कि जी पार्क्स का उन्होंने रुख किया और वहाँ पर साथ बैठे हुए लोगों को, अगर एक मर्द और एक औरत साथ बैठे हुए तो उनको एक तरह से हरासा किया गया, उनसे पूछ गूछ करने की कोशिश की गई। ये सवाल हमारे लिए है कि हमारी मोरालिटी हमें किस तरह गाइड करती है और हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। क्या हमें इस सब चीज़ों को पी लेना चाहिए और इसको बर्दाश्त करना चाहिए, या इसको करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक शहरी का अपने रियासत से क्या रिश्ता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसी ज़मरे में आता है। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमने एक बहुत ही मुस्तनद पैनल को यहाँ पे दावत दी है। उनसे यकीनन जानना चाहेंगे कि पॉलिसी मेकर्स क्या सोच रहे हैं, शहरियों के हुकूक क्या हैं, और सबसे बढ़कर इसका हमारी नफ्सियात पे, हमारे माशरे की नफ्सियात पे क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे मौजूद हैं अ वेरी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन जनाब फारूक सत्तार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे साथ होने का। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट लियाकत, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट डॉक्टर हिमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू डॉक्टर हिना फॉर बीइंग है। फारूक साहब, सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे किया जाए, पुलिस रिफॉर्म्स का बार बार
जिक्र किया जाता है। यहाँ पे जो हमारी स्क्रीन्स पे हमने देखा वो एक पावर स्ट्रगल है, एक कंट्रोल की, यानी मेरे पास क्योंकि ताकत मौजूद है उस ताकत का मैं जैसे चाहे इस्तेमाल करूँगा। क्या कहेंगे आप? से ये बहस हो रही है कि ये एक सर्विस होनी चाहिए, इसे खिदमत का इदारा बनाया जाना चाहिए और उसका अमल भी, लोगों के साथ उसका कंडक्ट भी इसी किस्म का होना चाहिए जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो सके, ना कि वो पुलिस को देखते ही जो है वो खौफज़दा हो जाए। बिल्कुल। तो पहले तो ये तासुर कैसे दूर होगा, उसके लिए जो तरबियत है, ट्रेनिंग है, रिक्रूटमेंट है, वहीं से ये सारी बात शुरू होती है। और अगर रिक्रूटमेंट की बुनियाद जो है वो अपनी सियासी ताकत को इस तरह के इदारों में ऐसे लोगों को भर्ती करके अपने मफादात या सियासी मफादात या ग्रोही मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो ये पॉलिटिसाइजेशन है जिसका, और ये बतदरीज हमने ये बदहाली तक लेके आए हैं हम। आपकी बात बिल्कुल वजह है कि एक सर्विस का, यानी आप किसी भी इदारे की अगर बात करें उसका कोई ईथोस होता है, कोई उसके विजन होते हैं कि मेरा मकसद ऑपरेशन क्या है, मैं किस लिए वजूद में लाई गई हूँ। तो ये सर्विस या ये फोर्स, इसी में मेरे ख्याल में ये दो लफ्ज़ के बीच में ही हम फंस जाएंगे। लेकिन एडवोकेट लियाकत साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। शहरियों के हुकूक, यहाँ जो इदारा जिसका काम तहफ़्फ़ुज़ देना होना चाहिए आपको ज़दोकोब कर रहा है बिला जवाज़, यानी ये भी नहीं कि कोई चोरी डकैती करते हुए कोई शख्स पकड़ा गया है, इस वक्त शहरियों के इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हुकूक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि पुलिस का फ़र्ज़ मदद आपकी और आपकी जान और माल की हिफाजत करना ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है। पुलिस फोर्स इसीलिए बनाई गई है। लेकिन आज आप देखें कि पुलिस से लोग डरते क्यों हैं, थानों का रुख करते क्यों नहीं। लोगों के साथ इंसिडेंट होते हैं, वो थाने में जाने के बजाय जो है खामोश हो जाते हैं। उनको पता है कि वहाँ थाने में जाएंगे तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमें रुस्वा किया जाएगा। और आज तक जो है ना लोगों को जो है ना पुलिस ने कभी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय लोगों को हरासा किया, लोगों को घरों से उठाया, उनके जैली पुलिस मुकाबले करते हैं, झूठी FIR जो है दर्ज करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। एक ये रिसेंटली वाक़या आपके सामने है कि जिस तरह जो है ना आपने देखा कि CVO के ऊपर एक मियाँ बीवी वहाँ पे सैर व तफरीह की घर से गए और उन्होंने उनसे निकाहनामा मांगा और उनसे रिश्वत मांगी। देखिए पुलिस का ये काम नहीं है कि आप उनसे जो है ना निकाहनामा मांगे और रिश्वत मांगे। जो ना इससे पहले होता था कि लोग जाते थे सैर व तफरीह के लिए। कहाँ से प्रैक्टिस शुरू हुई? अगर हम बात वहाँ से शुरू करें कि किसने हक दिया एक पुलिस वाले को, ये तो बिल्कुल वही बात है, कल आप अपने बिल्डिंग में आना चाहें तो चौकीदार आपसे कहे कि जी पहले जरा निकाहनामा दिखाएं। Who made them? ये अथॉरिटी किसने दी? देखिए ये जो है ना अपने इख्तियार से नाजायज तजावुज़ करते हैं ना। इससे पहले ये होता था कि 2002 से पहले अगर मियाँ बीवी अपनी फैमिली के साथ लोग घूमने के लिए जाते थे, उनसे निकाहनामा मांगते थे, ना देने की सूरत में उनको 294 में बंद कर देते थे कि आप निकाहनामा प्रोड्यूस करें। आप जिस खातून को साथ लेकर घूम रहे हैं कि ये कौन है जी, मेरी बीवी है, अगर उसकी बहन है या उसकी वालदा है तो आप पहले उसका प्रूफ दें उनको। इसके ऊपर काफ़ी तनकीद की गई। उसके बाद 294 ख़त्म किया गया कि 294 के अंदर जो लोग सैर तफरीह के लिए आएंगे आप उनको बंद नहीं करेंगे। अब 294 की उस सूरत में हम मॉल्स में भी देखते हैं एक रविश है कि वीकेंड्स पे आपने कहा कि जी अगर हुलिगनिज्म होने का खदशा होता है, अगर एक ग्रोह एक टोला लड़कों का अंदर आ जाए तो वहाँ पे ख़वातीन हो सकता है अपने आप को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल ना फील करें, तो वो फैमिली डे रखते हैं। वहाँ तक बात समझ आती है। लेकिन डॉक्टर हिना, ये मोरालिटी का कौन सा स्टैंडर्ड? क्या ये लोग कहते हैं कि जी ये 80 के वाक़यात हैं जब हमने एक मॉरल पुलिसिंग का एक कल्चर पाकिस्तान में फ़रोग दिया, आप इसको कहाँ पे देखती हैं? और बतौर माशरा हम ये सवाल, यानी एक तरह से दूसरे की लाइफ में इंटरफेरेंस है ना, जिसको हमने शायद एक नेशनल हॉबी बना लिया है। आपके तासुरात? देखिए, पहला जो आपका पॉइंट है मोरल पुलिसिंग की हवाले से, मैं ये समझती हूँ कि आपकी कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ जो होती हैं वो कुछ लिमिट्स क्रिएट करती हैं। सही। डेफिनेटली हर कोई उसे इम्प्लीमेंट कराना चाहता है और उसके लिए स्पेसिफिक आपके पास टीम्स मौजूद होती हैं, लेकिन उसका कोई तरीक़ाकार होता है। ठीक है। अब मोरल पुलिसिंग से ज़्यादा आपकी जो पुलिस का बेसिक टास्क है वो प्रोटेक्शन है। बिल्कुल राइट। तो अगर आपको प्रोटेक्शन क्रिएट करनी है तो वहाँ पर आप इंसल्ट के थ्रू, ठीक है, या आप फियर क्रिएट करने के थ्रू या ह्यूमिलिएशन के थ्रू आप उसे कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई आप देखिए कि कभी भी जो लिंकिंग है एक अवाम की और एक सर्विस प्रोवाइडर की, इस स्पेसिफिकली इस इदारे की मैं बात कर रही हूँ, वो बिल्ट अप ही नहीं होती।
मुझे जहाँ से प्रोटेक्शन चाहिए मुझे पता है वहाँ से मुझे हार्म मिलेगा, तो मैं क्यों प्रोटेक्ट करूँ? और ये जो डंडा बरदार हमारा एक रवैया बन चुका है, इसको सवाल करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए इसके लिए आप जरा खुल के बात करते हैं। आप अगर वेस्टर्न माशरे में भी जाएं जहाँ पे हम समझते हैं कि हमसे ज्यादा कई चीजों की गुंजाइश मौजूद है और वो चीजों को अलाउ करते हैं, वहाँ पे भी देयर इज अ कोड ऑफ एथिक। आपकी न्यूडिटी पे आपकी पाबंदी होती है कि एक सर्टेन एरिया में आप किस तरह का लिबास पहन सकते हैं, कौन सा लिबास नहीं पहना जाता, ये हर माशरे की इकदार है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें, इसमें ना कोई नाजेबा हरकत हो रही है, ना कोई ऐसा लिबास ज़ेबतन किया गया है जिस पे किसी को एतराज़ हो। यहाँ पे एतराज़ की वजह क्या बनी है फारूक साहब, अगर आप समझें तो क्या आप, मेरी समझ तो इससे कासिर है। नहीं, इसका तो बिल्कुल मकसद ये कि एक्सटॉर्शन था जी, भत्ता लेना था, उन्होंने रेजिस्ट किया होगा तो जाहिर है कि फिर वो हाथापाई ज़दोकोब करना, क्योंकि उसकी खुली छूट है ना। ये तो वीडियो आ गई और वायरल हो गई, सही। इसके पीछे कितने ऐसे वाकयात जो रोजाना हो रहे होंगे। लेकिन हम जिन इश्यूज पे जाना चाह रहे हैं उसको लोग ब्रॉड स्ट्रोक से कर देते हैं। यानी जब जैसे ही मैं बात करूं कि ये नहीं होना चाहिए, मॉरल पुलिस, लोगों ने कहा जी तो फिर क्या मादर पे आज़ाद माशरे को छोड़ दिया जाए, क्या लोगों को सब कुछ अलाउ कर? मैं उस पे आना चाह रही हूँ कि यहाँ तो कुछ ऑब्जेक्शनेबल था ही नहीं। उसके लिए पुलिस ऑर्डर या जिस रिफॉर्म की बात आपने की शुरू में, वो 2002 में आया भी था। अच्छा, उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ये मुशर्रफ साहब का ज़माना था और लोकल गवर्नमेंट और मेयर को भी कुछ इख्तियारात जो है वो पुलिसिंग के और पुलिस के ओवरऑल जो कंडक्ट होता है टुवर्ड्स सिटीजन, शहरियों की तरफ उसमें उनकी जो एनुअल क्रेडेंशियल रिपोर्ट होती है एसीआर, उसमें उन्हें भी कुछ कंट्रीब्यूट करने का राइट था। 1/3 ब्यूरोक्रेसी पर भी और पुलिस के ऑफिसर्स पर भी उनका राइट था। अच्छा, वो वापस ले लिया गया। अच्छा, वो पुलिस ऑर्डर ही बाद में ख़त्म कर दिया 2008 में, जब ज़्यादा नाम नहाद जमहूरियत आई। तो अब ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, इसने ये कहा है कि वो 2002 ऑर्डर पर जाएंगे और पहले शायद उसका पंजाब में निफाज करना चाह रहे हैं, वहाँ पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो रुकावट आएगी जो ओल्ड माइंड सेट है पहले का। आपको याद होगा कि अभी कुछ अरसे पहले भी डॉक्टर है ना, लोग साथ मिलकर बैठे, इसमें वैसे कि पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनेंगे, बिल्कुल, और वो शहरियों पर मुश्तमिल होंगे, ऐसे मारूफ किस्म के जो इम्पैकेबल इंटेग्रिटी, उनके कमीशंस होंगे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर भी और प्रोविंस के लेवल पर भी, और वो ज़रा आसानी से इन चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं और उनकी रिपोर्ट जो है वो बड़ी सनद रखेगी और उसकी बुनियाद पे प्रमोशंस भी होंगे, उनको निकाला भी जा सकेगा। तो मेरे ख्याल में इस तरह की कोई चीज़ें जिसमें शहरियों का ये वो देखिए, ये तो इर्तिका की एक तरह से मनाजिल हैं। ये तो हमें एवोल्यूशन अपनी एक तरह से गिरबान में झांकना भी चाहिए, जिन चीज़ों में बेहतरी की गुंजाइश उनको करना भी चाहिए, चाहे वो 2002 का ऑर्डिनेंस हो या 1980 का हो, वो हम सब कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम मेज़ पर बैठते हैं इसके हवाले से कोई डेफिनेशन या कोई पैरामीटर्स करने के, वही कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पाता। आप जानती हैं कि कुछ अरसे पहले मीडिया के कंटेंट में अगेन, क्योंकि इसकी कुछ थ्रेड्स उससे मिलती जुलती हैं, ऑब्ससेनिटी और वल्गैरिटी की बात हुई। हम डिफाइन ही नहीं कर पाते कि क्या किसी के लिए एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ वल्गर है या ये वल्गर है भी या नहीं। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? कंफ्यूजन है ना, और बेसिकली जो मिसयूज ऑफ पावर होता है वो उधर चांस ही उस वक्त क्रिएट होता है जब आप डाउट्स और कंफ्यूजन्स में रहते हैं और डेफिनेशन क्लियर ना हो। अब ये क्वेश्चन मार्क मैं छोड़ देती हूँ उस पर, मैं बहरहाल क्योंकि पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, मैं कमेंट नहीं कर सकती कि हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम ये जानबूझ के करते हैं कि हम इतने बड़े लोग उसे डिफाइन ही नहीं कर पा रहे या हम करना नहीं चाहते। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बेसिकली देखिए रूल्स रेगुलेशन सब चीजें हैं। आप जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं हमेशा ये कि बस सिर्फ एक हुकूमती लेवल पर ही कोई चीज़ होनी चाहिए। जो इदारे होते हैं उनको अपने सिस्टम को चलाने के लिए कुछ चीज़ों को खुद भी इम्प्लीमेंट करना होता है और उसका सिर्फ एक वाहिद जरिया अब ये है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है। आपको चाहिए कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस जो गाइडलाइंस हैं वो आप शेयर करें, ठीक है, विद अवाम भी एज वेल। टर्म्स एंड कंडीशंस में डॉक्टर है ना, ये बात तो डिफाइंड है ना, इनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। हमने जो वीडियो हमारे सामने आई, इन्होंने ना हाथापाई की, ना इन्होंने पुलिस पे हाथ उठाया, लेकिन पुलिस एहलकारों ने इन पे ज़दोकोब की और खातून पे तो वैसे ही यू कांट इवन टच। अरेस्ट करने के लिए भी आपको लेडी पुलिस चाहिए। ये चीजें तो डिफाइंड है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मगर असल में ये सीवीओ के ऊपर बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे सर तफरी घर से। देखें बहुत सारी जगहों पे आपको मुसाफिर आते हैं, गाड़ियों से उतरते हैं, वहाँ पे आपको पुलिस के एहलकार जिनकी वहाँ पे ड्यूटियाँ नहीं होती जो ना, वो आपको वहाँ पे मुसाफिरों से शनाख्ती कार्ड मांगेंगे, ना होने की सूरत में उनको उठा के ले जाएंगे, चर्च के केसों में बंद करेंगे, रिश्वत देंगे। इसी तरह सीवीओ के अंदर लोग सैर तफरी के लिए जाते हैं, वहाँ पर ये देखते हैं कि अगर कोई दोनों मियाँ बीवी जा रहे हैं या कोई लड़का लड़की वहाँ पर खड़े हुए, उनको देखेंगे, उसके बाद जाकर उससे पूछेंगे
शनाख्ती कार्ड मांगेंगे या निकाहनामा मांगेंगे, उसको हरासा करेंगे, उसके बाद फिर थ्रेट्स भी करते हैं, मैं इसको 54 में बंद कर दूँ, इसकी मोटरसाइकिल है तो 550 में बंद कर दूँ। इस तरह की जो है ना उनको कानून भी बताते हैं, जो ना उनको डरा धमका के उनसे पैसे लेते हैं। वो घूमने फिरने के लिए आते हैं, वो किसी मुसीबत से बदनामी से बचने के लिए इनको पैसे दे देते हैं, और जो लोग आगे जो है रिजिस्ट करते हैं उनके साथ फिर हाथापाई हो जाती है। अब आप देखें इन दोनों की ड्यूटी वहाँ पे नहीं थी, जो ना ये वहाँ पे क्या कर रहे थे, जो ना इनको सस्पेंड करने से काम नहीं होगा। सस्पेंड किया है, 4 दिन बाद फिर जो है ये बहाल हो जाएंगे। फिर सबसे बढ़कर ये कि जो आपने एम्बैरसमेंट, ह्यूमिलिएशन कॉज की है, यानी एक तरह से ये इमोशनल अब्यूज भी है, मेंटल अब्यूज भी है, फिजिकल अब्यूज भी है, तो बतौर शहरी, बतौर माशरा हमें इसको रिस्ट्रेन करना है, इसके ऊपर एक्शन भी लेना है और आवाज़ भी उठानी है। 2 कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं गुलशन बोल रही हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगी गुलशन? हेलो जी गुलशन, क्या कहना चाहेंगी हमारे सब्जेक्ट के हवाले से? आप बोल रही है, कोई और बोल रहा है? मैं बात कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। देयर वाज अ टेक्निकल एरर देयर। दूसरी कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? एतजाज हुसैन बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी एतजाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा टॉपिक है जी, बड़ा मुझे अच्छा लगा। आपका प्रोग्राम मैं अक्सर फॉलो करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरा जी पर्सनली ख्याल है जी कि इट ऑल लिंक्स बैक टू द लैक ऑफ एजुकेशन। राइट, ये मेरा पर्सनल ख्याल है। साहिबा बड़ा अच्छा फरमा रही थी कि जी टर्म्स एंड रेगुलेशंस वगैरह जो है डिफाइन होनी चाहिए। मेरा पर्सनली ख्याल है, बीइंग वर्किंग इन पाकिस्तान फॉर द लास्ट 10-12 ईयर्स, हमारे पास जी थ्योरी की बिल्कुल कमी नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस बड़े वेल डिफाइंड होते हैं। इट्स प्योरली द लैक ऑफ एजुकेशन एंड द लैक ऑफ टेकिंग द पीपल आउट ऑन मेरिट। सही। एतजाज साहब, आप मेरिट को जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि बतौर शहरी पाकिस्तान के आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, आपके लिए क्या एक्सेप्टेबल चीज़ होगी? कल्चरली बड़ा बैकलैश आता है जी हया का, और एक मेरे ख्याल में कहना चाहिए कि आंख की शर्म का लोग हवाला यहाँ पे दे रहे होते हैं कि नहीं जी ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। पब्लिक स्पेसेस में क्या कॉन्डक्ट होना चाहिए बिटवीन द 2 जेंडर्स, ये कौन डिफाइन करेगा और इसमें किस हद तक हमें सख्ती करनी चाहिए? आपसे मेरा सवाल। जी बड़ा सही सवाल है। बिल्कुल आपकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो आपने बड़ा अच्छा कहा था कि जी वेस्ट में भी हम देखें तो वेरी वेल डिफाइंड थिंग्स होती हैं जी। फॉर एग्जांपल चलें, इफ यू डोंट माइंड सेइंग इट ऑन टीवी, न्यूडिटी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं होना चाहिए। इट इज वेल डिफाइंड जी, और ये डिफाइंड हो तो इस पे करें। मेरा पॉइंट इधर सिर्फ अगर एक चीज को लेके चले, ये जो एहलकार साहिबान थे इनको पता ही नहीं होगा कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन का क्या मतलब है, या पता ही नहीं होगा कि न्यूडिटी का क्या मतलब है। बिल्कुल। और जस्ट द फैक्ट, मतलब ऐसी बात नहीं है कि ऐसा सबके साथ तो नहीं होता, काफी लोगों के साथ नहीं होता। जस्ट थिंक अबाउट, 2 बंदा, एक मियाँ बीवी जो है वो तफरीह के लिए जा रहे हैं, विल दे बी कैरिंग देयर निकाहनामा? मतलब इज इट ह्यूमनली पॉसिबल, या मतलब अकल इजाजत देती है? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज साहब कॉल करने का। यूर एब्सोल्युटली राइट। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे और इस पैनल से भी दोबारा ये पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा पब्लिक स्पेसेस में कॉन्डक्ट होना चाहिए। अगर आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी वालदा आपके साथ हैं तो व्हाट इज़ द डिफाइंड नॉर्म्स फॉर इट? क्या चीज़ हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं है? और साथ साथ फिर हम जो स्क्रीन्स पे देखते हैं वो इतना मुख्तलिफ क्यों है? हमारी टेलीविजन स्क्रीन्स पे जिस तरह हमें दिखाया जाता है, जो एस्पिरेशनल वैल्यू आप यंग कपल्स को दिखा रहे हैं कि जी इट्स ऑल राइट टू होल्ड हैंड, इट्स ऑल राइट कि जी आप पार्क में जाएं और आपने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हो, वो बेचारे जब जाते हैं तो आके पुलिस धर लेती है उसको। तो ये कहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हमने जन्म खुद ही हमने दिया है बतौर माशरे के। एक ब्रेक लेंगे एंड विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पुलिस के रोल के हवाले से भी, और ख़ास तौर पे बहैसियत माशरा, बहैसियत फैमिलीज़ जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, ख़वातीन और मर्द हजरात, उनका सोशल कॉन्डक्ट क्या होना चाहिए खुसूसन पब्लिक स्पेसेस में, ये कौन डिफ़ाइन करेगा? और ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान एक डाइवर्स मुल्क है जहाँ पे बहुत सारी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ पीसफुली को एग्जिस्ट करते हैं। जो आपके लिए मायूब है, हो सकता है
किसी और कम्युनिटी या किसी और घराने के लिए वो बात मायूब ना हो। अब ऐसी सिचुएशन में एक पब्लिक कॉन्डक्ट मेरे ख्याल में एग्जिस्ट करना मुश्किल भी नहीं है। हमसे ज़्यादा डाइवर्स माशरे जहाँ पे फॉल्ट लाइन्स बहुत ज़्यादा डिफाइंड हैं, जहाँ पे मज़हब की बुनियाद पे, जहाँ पे आपकी एथनिक बैकग्राउंड की बुनियाद पे आप बहुत मुख्तलिफ हैं। लुक एट अ प्लेस लाइक US, लुक एट अ प्लेस लाइक UK, या अगर आप इंडिया की भी बात करें जहाँ पे मुसलमान घराना और एक हिंदू सोच बहुत फ़र्क है आपस में, लेकिन वो फिर भी एक कंसेंसस डेवलप कर पा रहे हैं। हमारे माशरे में हम ये इतने ज़्यादा कंसर्न क्यों होते हैं कि दूसरा शख्स क्या कर रहा है, और फिर ऑफेंस भी लेते हैं। यानी एक तो है ना कि ठीक है जी, आपकी किसी हरकत से, सिकनत से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर वी टेक इट इनटू एन ऑफेंस, और हम समझते हैं कि ये काम करने से माशरे में बिगाड़ पैदा होगा और हर तरीके से, हर तरह की ज़दोकोब करके, रेट्रिब्यूशन करके मुझे इस चीज़ को रोकना है। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन। अगर मैं इस पैनल के बाद दोबारा ये सवाल लेके आऊँ, अच्छा एडवोकेट साहब, सबसे पहले लियाकत साहब सवाल आपसे होगा। लोगों को इस बात पे बहुत तकलीफ़ है कि इस वक्त इन 2 कांस्टेबल्स को सिर्फ बरतरफ कर दिया गया है। हमारा जो माजी है वो ये कहता है कि जी गवर्नमेंट जॉब से लोगों को निकालना मुश्किल है, तो उनको कैसे एहसास हो कि जो उन्होंने किया है वो गलत है और उसकी कुछ अकाउंटेबिलिटी भी होगी? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में इन्होंने कम किया है, इससे ज़्यादा करते हैं। ये जो है ना जैली पुलिस मुकाबले करते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करते हैं। उनको पता होता है कि मुझे सस्पेंड करेंगे 2 दिन के लिए, फिर मुझे बहाल कर दिया जाता है। अब होना तो ये चाहिए था कि इनका या तो विक्टिम इसमें FIR दर्ज करवाती, या उसके हस्बैंड FIR दर्ज करवाते, या सरकार की मुद्दत में FIR दर्ज करके इनको प्रोसिक्यूट किया जाता। उसके बाद जो है ना किसी भी एहलकार की हिम्मत नहीं होती। बेशुमार जो है ना आपको पुलिस के खिलाफ जो है केसेस, आपको FIR दर्ज हैं, बेशुमार केसेस कोर्टों में चल रहे हैं। वो लोग उसके बावजूद ड्यूटियाँ कर रहे हैं, कुछ दिन के लिए सस्पेंड होते हैं, उसके बाद दोबारा उनको बहाल कर जाते हैं। अब आप देखेंगे CBO के अंदर कोई आपको लेडी पुलिस नज़र नहीं आ रही थी वहाँ पे, जबकि वहाँ पे लोग सैर तफरीह के लिए जाते हैं। वहाँ पे लेडी पुलिस का होना भी जो है ना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे ख़वातीन मौजूद होती हैं, बच्चे मौजूद होते हैं। कहना ज़रूरी है कि हम अक्सर उनको बॉडी सर्चेस, जो वॉलंटियर्स होते हैं, वो किसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होगा या कोई पब्लिक इवेंट है जहाँ खदशा हो सकता है सिक्योरिटी का, वहाँ आपको वो बॉडी सर्च करते हुए नजर आएंगी। छापा या गिरफ्तारी हो उसके अंदर, क्योंकि फैमिलीज़ में ख़वातीन होती है, वहाँ पे इस SOP को भी निभाया जाता है। लेकिन पब्लिक स्पेसेस जहाँ पे फैमिलीज़ हैं और खुदा ना खास्ता कोई भी चीज़ ख़वातीन के साथ भी हो सकती है। अब ज़रा सी देर के लिए इस मामले को पलट लेते हैं फारूक साहब। अगर खुदा ना खास्ता एक खातून कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट फेस करती है, उसको कोई छेड़ता है, कोई उसके साथ बदतमीज़ी करता है, या उसने कोई अगर फ्रेंड्स के साथ ही मुलाकात करी, उनमें से कोई शख्स उससे बदतमीज़ी करे, कंसेंट ना हो उसकी, उसमें वो किसके पास जाएगी? पुलिस के पास जाने से तो इस वाक़े के बाद हर कोई कतराएगा कि मैं रिपोर्ट भी करूंगी तो उल्टा उसने विक्टिम की विक्टिमाइजेशन करने की, बीबी तुम आई क्यों थी? तो ऐसी सूरत हाल में ख़वातीन क्या करें? देखिए, बुनियादी तौर पर यही तो असल मसला है ना, कि अगर पुलिस सर्विस की बजाय एक फोर्स के तौर पर ही लोगों के जहन पर कायम रहेगी, तो लोग कहाँ जाकर इंसाफ की बात करेंगे और शिकायत दर्ज करेंगे। सही। अगर वो पुलिस ऑर्डर में जो पब्लिक पुलिस सेफ्टी कमीशन है, उसी तरह का कोई रेगुलर फोरम ऐसा कायम हो जिसमें शहरी मौजूद हों और वो फैसिलिटेट करे और वहाँ शिकायत जाए, पर वहाँ से वो दर्ज हो, तो मेरे ख्याल में एक ऐसा बीच में कोई कुशन या बफर देना पड़ेगा जिसके जहाँ पर वो अपने आप को प्रोटेक्टेड और सिक्योर फील करें। सही। तो सबसे पहले तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि शहरियों और पुलिस के दरमियान एक लिहाजा, एक कम्युनिकेशन, और उनके दरमियान कहाँ पर एक कॉन्टैक्ट है जिसके ज़रिए से ये सारे मामला एड्रेस होंगे और हल होंगे, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने और लीगलाइज करने की जरूरत। फिर इसमें रिक्रूटमेंट की जब हमने बात की, आपने कल्चर की डाइवर्सिटी की बात की, उसमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी आती है। बहुत संभल कर फारूक भाई, मैं ये बात यहाँ पे सबके सामने ज़रूर करना चाहूँगी कि देखें, हम जिस माशरे में पलते बढ़ते हैं, जो हमारे घराने की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, चाहे हम कुछ भी करें हम उसको लेके एक जगह पे पहुँचते हैं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान में, खुसूसन कराची शहर में, जो पुलिस इंस्पेक्टर्स आप देखते हैं, शायद वो कराची के रवैये और माशरे की इक़दार को उस हद तक नहीं समझते। उनका बैकग्राउंड, क्योंकि शायद वो रूरल एरिया से आते हैं, उनका ज़िंदगी को देखने का, किस चीज़ को मायूब वो तसव्वुर करते हैं, वो एक ओरिएंटेशन फ़र्क है। हमारे साथ मौजूद हैं पीर मोहम्मद शाह साहब, SSP साउथ हैं, और ये जो इन लोगों की बरतरफी हुई है उसमें भी इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि ये आई ओपनर बतौर माशरा तो रहा है, लेकिन पुलिस फोर्स के लिए भी एक सवालिया निशान ये है
कि ये दोनों जो कांस्टेबल्स थे इनकी ड्यूटी सीवीयू पे नहीं थी, जहां इनकी ड्यूटी, जहां इनको तैनात किया गया था वहां पे ये मौजूद नहीं थे। इस पे पुलिस किस तरह एक्शन ले रही है और आपके लिए सबसे बड़ा इसके अंदर आई ओपनिंग इंसिडेंट में क्या चीज़ थी? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शो। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा लैप्स है, इसमें कोई यानी कि आई थिंक आपसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, हम दोबारा कोशिश करें कि आपसे कांटेक्ट हो सके। डॉक्टर है ना, ये जो लैब्स है, लोकल पुलिसिंग और कम्युनिटी पुलिसिंग की अहमियत है Absolutely. और लोकल गवर्नमेंट का भी कोई रोल पूरी दुनिया में होता है और बड़े शहरों में तो खास तौर पर कल्चरल सेंसिटिविटी जो आपने खुद कहा कि अगर आप कराची को मिनी पाकिस्तान कहते हैं तो इस मिनी पाकिस्तान में हर तरह का तबका फिक्र का शख्स मौजूद है। एक इंसिडेंट कोट करूंगा जो इनजस्टिस पॉलिसी में होता है और जो पोस्टिंग्स में होता है। देखिए कल 34 डीसी जो 34 अजला में अपॉइंट किए गए। अच्छा, सिंधी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले और बाकी ज़बान बोलने वाले कराची और सिंध में ये सब पाकिस्तानी हैं और सब बराबर के शहरी हैं। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेट बात है, अगर हम ये करते हैं ना बात, तो फिर वही जो हम कह रहे हैं ना कि बार बार नेगेटिव इमेज। देखिए इसी पुलिस में आपके पास पीर मोहम्मद शाह साहब जैसे लोग भी मौजूद हैं, सुहाई अली जैसे लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। मैं चाह रही हूँ कि हमारी दोबारा रब्ता अगर इनसे हो सके तो हम इनका ज़रूर कॉमेंट ले लें। बट मीन वाइल डॉक्टर है ना, किस तरह चीज़ों को आगे लेके, तो सजेशन ये है कि कम्यूनिटी पुलिस, कम्यूनिटी के बड़े एडवोकेट्स इसमें शामिल हों, लॉज और हमारे अपने हुकूक का हमें पता हो। लेकिन जो नफ्सियात में असर है, अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल करूं कि पुलिस का इमेज इस तरह के इंसिडेंट्स मंजर आम पे आने के बाद भी बेहतर कैसे बनाया जाए, तो व्हाट वुड यू से? देखिए जिस तरह से ख़राब होता है उसी का आप रिवर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो बेहतर होगा। इसका मतलब है कि जैसा बिहेवियर आपने अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट कर लिया, आपको उसका उलट करके दिखाना होगा। आपको प्रूफ्स ऐसे देने होंगे जहां लोग इस सिक्योरिटी को फिर समझ सकें कि वाकई में वो अब सेफ जोन में है। हम सजेशंस ये होने चाहिए, अब हमें इस पे देखना चाहिए हम इसे कवर अप कैसे कर सकते हैं। अब आपके पास जो भी लोग हैं, एक तो पहले लेवल पे कि आपको चाहिए कि उनको अपग्रेड करें विद रेफरेंस टू ट्रेनिंग्स। बिल्कुल स्पेसिफिक जो डीलिंग होती है, ह्यूमन पर्सनल डीलिंग जो होती है, ट्रेनिंग और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स, वो बेहतर बनाएं। कम्युनिकेशन स्किल्स, कल्चरल सेंसिटिविटी। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। दिस वाज द पॉइंट दैट वी वांटेड टू हाईलाइट। इस सब्जेक्ट को हम दोबारा भी उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिना, एडवोकेट लियाकत साहब, फारूक भाई हमारे साथ मौजूद होने का। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारी डिटेल्स आपने शेयर की। इसी के साथ क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास, इंशाल्लाह ताला इस सब्जेक्ट को दोबारा उठाएंगे, लेकिन फिर भी बतौर माशा और एक इंडिविजुअल लेवल पे अपनी नज़र को और अपनी सोच को साफ करने की कोशिश कीजिए। कभी भी हम किसी कपल को उसको देखते हैं तो हम शक में मुब्तला हो जाते हैं कि वहाँ पे ज़रूर कुछ करप्ट हो रहा है। जिन्होंने कुछ करप्ट करना है वो साइले समंदर पे नहीं आएंगे। ये बात अगर हम जहन नशीन कर लें और इसी को स्टार्टिंग पॉइंट बना लें, दैट वुड बी द बिग स्टार्ट। इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।